नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। पेरिस में ओलंपिक शुरू हो चुके हैं। ओलंपिक का यह 33वां संस्करण है। लगभग सारी भारतीय टीमें वहां पहुंच चुकी हैं, कुछ टीमों का पहुंचना बाकी है। पेरिस ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन की चर्चा करने के लिए, ओलंपिक की चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है खेल से जुड़े दो लोगों को। हमारे साथ हैं श्री विनय कुमार जी, जो कि झारखंड राइफल शूटिंग एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं श्री मधुकांत पाठक जी, जो कि खेल के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से भी पहले संबद्ध रहे थे, भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन में हैं। और मधुकांत पाठक जी कल ही पेरिस रवाना होने वाले हैं ओलंपिक में, क्योंकि वे भारतीय एथलेटिक्स टीम के टीम लीडर हैं। विनय जी आपका और मधुकांत पाठक जी आपका दूरदर्शन के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार, जोहार। विनय जी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। हमारा देश 140 करोड़ लोगों का है, कुल ओलंपिक मेडल 35, और इन 35 में से 12 हॉकी से है। आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, देखिए, अगर पीछे की बात करेंगे तो पीछे तो सही में काफ़ी दिक्कत थी, लेकिन अगर पिछले 8-10 साल को अगर आप देखेंगे तो बहुत खेल सुविधा में विकास हुआ है। और आप कह सकते हैं कि जो वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस सरकार में खेलों पर विशेष ध्यान दिया गया, फोकस किया गया है, और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। पिछले ओलंपिक में, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 21 में आयोजित हुआ था कोविड के कारण, उसमें सबसे ज़्यादा 7 पदक इंडिया जीतने में। और इस बार जो लक्ष्य रखा गया है पेरिस में, वो 10 से अधिक पदक जीतने का लक्ष्य रखा गया। एक समय ऐसा भी था भारत के लिए जब भारत को कोई पदक नहीं मिलता था। 72 म्यूनिख में कांस्य पदक मिला था हॉकी टीम को। उसके बाद 76 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक हुआ। मॉन्ट्रियल ओलंपिक में हॉकी की कहानी आप जानते हैं। उस समय 86 में जाके फिर लिएंडर पेस जीतने में कामयाब हुए। 76 में कोई पदक नहीं मिला मॉन्ट्रियल में। 80 में मास्को में हॉकी में, चूँकि कई देश उस समय बायकॉट किया था मास्को ओलंपिक का, तो भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक मिला। लेकिन फिर 84 लॉस एंजल्स में भारत को कोई पदक नहीं मिला। फिर 88 के सियोल ओलंपिक में भारत को कोई पदक नहीं मिला। फिर 92 बार्सिलोना ओलंपिक में भारत को कोई पदक। 96 में जाकर कांस्य पदक लिएंडर पेस जीतने में। और लिएंडर पेस भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिता पुत्र दोनों ओलंपिक में पदक जीते हैं। उनके पिता 72 में म्यूनिख ओलंपिक में हॉकी टीम के सेंटर मिडिल के खिलाड़ी थे, और वो पदक जीते थे। और फिर उसके बाद जो शुरू हुआ 2000 का, जो आपका सिडनी ओलंपिक है, या 2004 में उसमें कर्नल मल्लेश्वरी वगैरह जीती। फिर बीजिंग ओलंपिक अगर 2008 आप देखिएगा तो शूटिंग में पहला इंडिविजुअल मेडल मिला। और उसके बाद फिर 2012 का लंदन ओलंपिक, या 2016 का रियो ओलंपिक। जहाँ तक शूटिंग का सवाल है, तो अगर आप देखेंगे कि पिछले 2 ओलंपिक में शूटर्स को पदक नहीं मिला। लेकिन इस बार जो सबसे ज़्यादा पदक की संभावना व्यक्त की जा रही है, वो शूटिंग के इवेंट में पदक की संभावना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है देश में, और निश्चित रूप से अब खेल पर थ्रस्ट दिया जा रहा है। सरकार अब कई योजनाएं चला रही है, खिलाड़ियों को काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं, विदेशी कोच की सुविधा मिल रही है। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले वर्षों में, चूँकि ओलंपिक पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और संभावना है कि आने वाले वर्षों में भारत में भी ओलंपिक का आयोजन होगा, तो इसके कारण खेल का विकास होगा। और निश्चित रूप से अब खिलाड़ियों का भविष्य उज्ज्वल है। अब पहले का जमाना नहीं रहा जब कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब वो स्थिति नहीं। अब खिलाड़ी भी कमा रहे हैं, पैसा अर्जित कर रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि मधुकांत जी वगैरह तो बहुत पुराने धुरंधर खेल को बढ़ाने वाले रहे हैं, तो ये लोग तो और आपको बताएंगे एक ऑर्गेनाइजर की हैसियत से कि पहले और आज की तुलना में कितना। पहले सारा काम जो ऑर्गेनाइजर होते थे, सब चीज़ उनके ऊपर होता था, किस तरह से वो लोग जुटाते थे। क्योंकि हम लोग लंबे समय तक के एक पत्रकार के रूप में भी खेल को कवर करते रहे बिहार में। 85-86 से हम लोग स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग भी करते रहे, तो उस दौरान देखते थे कि कितना दिक्कत आयोजन
करने वाले लोगों को होता था, कोई सहयोग नहीं। आज तो स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, आज जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी वगैरह है उसके द्वारा फंडिंग मिल रहा है। तो आज सुविधा में विकास हुआ है और हर जगह आप देखिएगा, पूरे देश में आप देखिएगा स्टेडियम, वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम का निर्माण हुआ है। पहले अगर आप देखिएगा जो भारत का हॉकी में पतन का अगर कारण आप देखिएगा तो उसके कारण क्या था कि यहाँ स्ट्रोटर्फ का कोई मैदान नहीं था। जब 76 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में स्ट्रोटर्फ पर पहली बार शुरुआत हुई थी तो कोई उसके बाद इंडिया में नहीं था। तो धीरे धीरे अब स्ट्रोटर्फ, सिंथेटिक टर्फ, जो आधुनिक टर्फ है वो भारतीय खिलाड़ी को मिल रहा है। अब खिलाड़ी उस पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम आपको उड़ीसा में सरकार ने बनाने का काम, उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक हॉकी को गोद लेने का काम किया और उसका नतीजा आपको टोक्यो में देखने को मिला। टोक्यो में आप कांस्य पदक जीतने में एक लंबे अरसे के बाद, अगर आप कहिए तो 1980 के बाद अगर हॉकी में कोई पदक मिला तो टोक्यो ओलंपिक में मिला। तो अब सरकार बहुत ध्यान दे रही है और खिलाड़ी तो मेहनत कर रहे हैं। भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। भारत में शुरुआत से अगर आप देखिएगा, जिस पेरिस की आप बात कर रहे हैं, तो 1900 में जब दूसरा ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक जिसको आप कहते हैं, जो 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था, पियरे दे कुब्रितान ने इसका आयोजन शुरू कराया था, तो एथेंस में हुआ था। उसके बाद दूसरा ओलंपिक पेरिस में, और पेरिस में ये तीसरा आयोजन है ओलंपिक का। ये जो ओलंपिक हो रहा है शीतकालीन ओलंपिक, तो इसका तीसरा आयोजन है पेरिस। दुनिया में केवल 2 ही देश है जहां 3 बार ओलंपिक, एक लंदन है और दूसरा पेरिस है। और जब 1900 में पेरिस ओलंपिक का आयोजन हो रहा था तो उस समय ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी नहीं हुआ था, और पेरिस ओलंपिक में ही पहली बार महिलाओं की भागीदारी हुई थी। और एक और बात बता रहे हैं कि क्रिकेट भी उस समय खेला गया था ओलंपिक में, 1900 के ओलंपिक में। और भारत के दृष्टिकोण से देखिएगा तो भारत पहली बार पदक भी 1900 में जीता था एथलेटिक्स में। तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। जैसे आपने कहा कि आपने बताया कि 7 मेडल जो है भारत को मिले पिछले ओलंपिक में, जो और हमारा टारगेट या उम्मीद है 10 की, 10 से अधिक की। पाठक जी, आपसे जानना चाहूँगा कि भारत तो इतना बड़ा देश है और हम 35 मेडल जीत चुके हैं। यूक्रेन जिस तरह का देश है, 139 मेडल्स यूक्रेन जैसा देश जीत चुका है। अंतर क्या है? देखिए, 2-3 बातें बहुत साफ हैं और साफ कर देना भी चाहते हैं हम कि सबसे पहली बात है कि खिलाड़ियों के लिए रिसोर्सेज की कमी है। सिर्फ अगर ओलंपिक बाउंड खिलाड़ी हैं, जो पेरिस के लिए खिलाड़ी हैं, अगर उनके लिए आप प्रिपरेशन करते हैं तो उनके बैकअप पूल जो लॉस एंजल्स में 2028 में ओलंपिक होना है, उसके लिए क्या प्लानिंग है? उनके लिए पैसे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। ठीक है, उड़ीसा में बन गया हॉकी स्टेडियम, क्या हिंदुस्तान की सारी टीम वहाँ जाके खेल सकती है? क्या ग्रास रूट लेवल के बच्चे वहाँ खेल सकते हैं? अगर आप सिंपल सी बात अगर झारखंड से कंपेयर करें, आपके पास वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है, सारे बच्चों का एक्सेस नहीं है, झारखंड के सारे बच्चे आके नहीं खेल सकते हैं। स्पोर्ट्स कल्चर का देश में बहुत अभाव है। क्रिकेट को अगर छोड़ दें तो बाकी स्पोर्ट्स कल्चर, पेरेंट्स भी नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स को खेलने के लिए ज़्यादा उत्साहित नहीं करते हैं लोगों को। एक मीडिया भी आप देखें, क्रिटिसिज्म नहीं है, बट क्रिकेट के सामने दूसरे किसी इवेंट का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देती है। तो ये 3-4 चीज़ है। एक इसको हम आपको फाइनेंस से जोड़ेंगे। अभी आप देखिए कि लगभग 3,300 करोड़ रुपया स्पोर्ट्स बजट के लिए आया है। स्पोर्ट्स में बजट में एलोकेशन हुआ है 24-25 के लिए। इसमें सिर्फ 900 करोड़ ओलंपिक्स के लिए है। और अगर आप कंपेयर करें चाइना से, तो इंडियन करेंसी में 3 लाख करोड़ उसका ओलंपिक के लिए बजट है। तो 900 करोड़ और 3 लाख करोड़ में बहुत डिफरेंस है। तो आपको अगर 2028, 2032 या जैसा कि 2036 हम बिड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ग्रास रूट लेवल पर जाना पड़ेगा। उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मल्टी मेडल इवेंट्स हम कैसे जीतें। मल्टी मेडल इवेंट्स पे एक एम्फेसिस देना पड़ेगा। अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा। आप किसी भी ओलंपियन जिम्नास्टिक को छोड़कर आप देख लेंगे, आपकी उनकी एज देखेंगे तो 24, 26, 27 इसी एज में लोग मेडल जीतते हैं, और उनकी प्रिपरेशन चलती है 13-14 साल से। एक ओलंपिक मेडल जीतने के लिए
इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, खासकर हम अगर एथलेटिक्स की बात करें तो 10,000 आवर्स का प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस तो हमारे बच्चे कर लेते हैं, उनको फूड सप्लीमेंट कहाँ मिलता है? उनको जो ओलंपिक बाउंड एथलीट हैं उनके लिए तो सारी ही चीज़ अवेलेबल है, लेकिन जो नॉन ओलंपिक हैं, जो अभी एशियन चैंपियनशिप या एशियन गेम्स में जाएंगे, जो अगली बार होना है, कॉमनवेल्थ में जाएंगे, उनके लिए प्लानिंग कहाँ है? तो ये जो प्लानिंग लेवल है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जब तक 2036 ओलंपिक की बात कर रहे हैं और 100 मेडल की बात कर रहे हैं, तो गांव-गांव तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना होगा और हर खिलाड़ी को वहां पर खेलने देना पड़ेगा और अभी से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करके प्लानिंग करनी पड़ेगी कि उनको कैसे ट्रेनिंग दें। मैं यूएसए के बारे में बात कर रहा हूँ। यूएसए में अगर शूटिंग में 12 साल से बच्चों को ले रहे हैं तो उनके फैमिली को $5,000 पर मंथ सरकार पे कर रही है। आपने एथलीट को सिलेक्ट कर लिया, आप एकेडमी में रखते हैं, उनकी पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो सकती है, किसी सरकारी स्कूल में आप डाल देते हैं। 1000 आदमी में एक ओलंपिक मेडलिस्ट भी हो जाए, ये बहुत मुश्किल है। तो ये खर्चा ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ 100 खिलाड़ी को रखकर हम ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीतेंगे, मुझे नहीं लगता है। आप यूक्रेन की बात कर रहे हैं, यूक्रेन में इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। हमारी पूरी इंडिया की रेसलिंग टीम, एथलेटिक्स टीम यूक्रेन में प्रैक्टिस करती थी और साल भर प्रैक्टिस करती थी। उनके पास हर गली मोहल्ले सब जगह स्विमिंग पूल है, एथलेटिक्स ट्रैक है, इंडोर स्टेडियम है। आपके पास अगर एक हम झारखंड से कंपेयर करें, झारखंड में रांची के अलावा क्या है? और रांची में भी है, तो क्या ये सारे एथलीट्स के लिए अवेलेबल है? इजीली अवेलेबल नहीं है। तो एक सोचना और उसको अमली जामा पहनाना ये बहुत डिफ़िकल्ट है और इस पर सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, इस पर उनको सोचना पड़ेगा, तभी शायद हम मेडल जीत पाएंगे। जहाँ तक आपने 7 मेडल की बात कही, अगर शूटिंग में हम अगर 3 से 4 मेडल जीत पाएंगे तभी हम डबल फिगर पहुँच सकते हैं, नहीं तो 5 मेडल से ज़्यादा हम लोग शायद, मेरा अपना आकलन है कि 5 मेडल से ज़्यादा शायद नहीं जीत पाएंगे। मधुकांत पाठक जी ने बात की है लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, 13 साल 14 साल जैसा, मतलब एकदम ग्रास रूट लेवल से है और 2 ओलंपिक 3 ओलंपिक के बाद का सोचना है। बहरहाल पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन कल हुआ है, देखते हैं उसकी झलकी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विनय जी, मैं आपसे कह रहा था कि पाठक जी ने जैसा बताया कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आवश्यकता है, तो लेकिन जो ओलंपिक खेल रहे हैं, जो ओलंपिक के जो संभावित मेडल विनर्स जिनको हम कहते हैं, चाहे किसी भी खेल से हो, उनके लिए सरकार के पास योजना तो रहती है और वो विदेश में जाके भी ट्रेनिंग करते हैं। आपकी नज़र में क्या है, क्या उसमें कुछ कमी है या फिर जो सरकार करती है, जैसे कि मधुकांत जी ने बताया, एक फंड से रिलेटेड बात भी कही कि जो एलोकेशन यहाँ पर होता है विदेशों की तुलना में कुछ भी नहीं है। आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, देखिए मधुकांत जी जो कह रहे हैं वो सही बात है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि पहले की तुलना में अब कितना सुधार हुआ। एक दिन में तो संभव है नहीं। तो हम लोग जो अनुभव कर रहे हैं, हम लोग जब से स्पोर्ट्स को देख रहे हैं, स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, ये जर्नलिस्ट भी, ये ऑर्गेनाइजर भी, तो जब स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं तो आज बहुत परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। आज सुविधाओं का अंबार दिखाई पड़ रहा है, पहले वो भी नहीं था, कहीं कुछ था नहीं। आज बहुत उसमें सुधार है। अगर आप में टैलेंट है, आप में प्रतिभा है, तो सरकार भी आपको मदद कर रही है, सरकार भी आपको ट्रेनर दे रही है, सरकार भी आपको विदेश में ट्रेनिंग की सुविधा दे रही है, आपको स्पॉन्सर्ड मिल रहे हैं। तो पहले की तुलना में सुधार हुआ है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं आप, एक दिन में तो अमेरिका, रूस या चीन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग डेवलप कंट्री हैं, विकसित देश है, हम विकासशील देश हैं। आज हमारे पास उतना संसाधन भी नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत उतनी मजबूत नहीं जितना उन लोग। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो इधर सुधार हुआ है, लेकिन और बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए, जैसे आप पहले हम लोग एशियाई खेल में नहीं सोचते थे कि 100 पदक, अब 100 पदक का टारगेट एशियाई खेल में पूरा हो रहा है। अब पहले कभी हम लोग भाई 1 मेडल के लिए हम लोग तो अब लिखते थे बार्सिलोना में, अभी भी याद है हमको, एटलांटा में 96 में 92 में, कि
बेगाने होके लौटे, मैंने तो हेडिंग हम लोग लगाते थे इस तरह की बात। एक भी पदक नहीं। आज क्या है कि आज आपको पदक मिल रहा है, आज संभावनाएं हैं, आज आप उम्मीद कर रहे हैं कि भाई हमको 10 पदक मिल सकता है, हम डबल डिजिट में पहुंच सकते हैं। पहले तो कुछ सोचता भी नहीं था कि ओलंपिक में हम 10 पदक जीत सकते, इसकी कल्पना भी नहीं। इवन पिछली बार जब 7, तो भारत के तमाम लोग, भारत के 140 करोड़ लोग खुशी मना रहे थे कि भैया ओलंपिक में हमारा इतना बेहतर परफॉर्मेंस हुआ। नीरज चोपड़ा जब जीते तो पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा था, क्योंकि एक सपना देखा था लोगों ने, मिल्खा सिंह ने, कि भाई मिल्खा सिंह सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किए थे 64 के ओलंपिक में, और चौथा स्थान सेकंड के कुछ हिस्से से छूट गया था उनका पदक। पीटी उषा भी उसी तरह का परफॉर्मेंस हुआ था। लेकिन इन लोगों ने सपना देखा था कि भारत का कोई एथलीट, मधुकांत जी टोक्यो में थे, उस हमारी बात भी हुई थी उस दिन। उन्होंने कहा, हम इनसे जब पूछे थे कि भाई क्या संभावना लग रही, तो इन्होंने कहा कि एक नीरज चोपड़ा पर संभावना है। नीरज ने करके दिखाया। कोई नहीं सोचता था कि नीरज गोल्ड मेडल जीतेगा। दुनिया में इतने बेहतर भाला फेंकने वाले लोग हैं। आज भी कई लोग हैं जो 90 मीटर से ज़्यादा भाला फेंक रहे हैं। नीरज अभी तक वो अचीव नहीं कर पाए। लेकिन होता क्या कि जब टूर्नामेंट होता है या कोई प्रतियोगिता होता है या कोई स्पर्धा होती है, तो उस दिन आप कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। हमको याद है बार्सिलोना में हर कोई सोच रहा था 92 में कि सोमा दत्ता पदक जीतेगी शूटिंग में, लेकिन उस दिन 3 पोजीशन में, बाद में सोमा का कहना था कि हमको बैठने में दिक्कत हो गई और कुछ हवा वगैरह चल रहा था, जिसके कारण हमारा निशाना चूक गया और हम पदक नहीं जीत पाए। तो शूटिंग में भी पिछले अगर वर्षों में देखिएगा कि शूटिंग में भारत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। बावजूद अगर आप कहिएगा तो नहीं, 16 में रियो में कोई पदक जीत पाया भारतीय निशानेबाज, 20 में भी कोई पदक नहीं जीत पाए। अभी भी भारतीय टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड क्लास के हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और उनसे सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी टीम अगर कहिएगा एथलेटिक्स के बाद तो 21-22 खिलाड़ियों का टीम है शूटिंग का, और सबसे बड़ी। और सभी स्पर्धा में बिहार की भी श्रेयसी सिंह शूटिंग ट्रैप में गई है। बिहार में वो विधायक भी है, श्रेयसी सिंह बीजेपी की विधायक है जमुई से, और वो ट्रैप में कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी ओलंपिक में गई है। और बिहार से तो पहली बार कोई महिला बिहार का, वैसे बिहार के कई लोग ओलंपिक में गए हैं, लेकिन जो बिहार से खेलता हो, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार का रिप्रेजेंटेशन करता हो, वो, वैसे बहुत लोग जो जाते थे वो सेना में या दूसरी जगह जो काम करते थे, उनको शिवनाथ सिंह को खेलने का मौका मिला, पीके राय चौधरी को मिला, मेवालाल को भी मिला, तो कई लोग थे। और झारखंड भी उस समय तो बिहार का एक समय हिस्सा था, तो बिहार यहाँ के भी लोग, जयपाल सिंह जो 1928 में जो पहली बार भारत ओलंपिक में, उस टीम के कप्तान जयपाल सिंह थे। उस समय बिहार और झारखंड तो एक ही था। तो इस क्षेत्र के खिलाड़ियों में प्रतिभा है बिहार में और या देश में, लेकिन उसको तराशने की आवश्यकता है। और जैसा कि मधुकांत जी ने कहा कि सही है कि आम लोगों का एक्सेस कैसे हो। स्टेडियम तो बना, स्टेडियम का रखरखाव नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो, उसका सही सदुपयोग नहीं हो। इस पर सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्कूल लेवल पर खेल को बढ़ावा देना चाहिए। स्कूल में आज देखिएगा आप, ज़्यादातर स्कूल में तो प्ले ग्राउंड नहीं है, तो जब बच्चा शुरू से आपका खेल कर नहीं निकलेगा तो कैसे। लेकिन अगर आप पहले की तुलना में आज चर्चा करते हैं तो आज निश्चित रूप से बहुत सुधार हुआ है, और बहुत वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम का निर्माण भारत में भी हुआ है। तो कम से कम जो बच्चे बेहतर कर रहे हैं उनको अवसर जरूर मिल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। मधुकांत जी, विनय जी ने नाम लिया नीरज चोपड़ा का। आप एथलेटिक्स से हैं, एथलेटिक्स के टीम लीडर भी हैं। एथलेटिक्स के खेल में इस पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा से तो हम सबको आशाएं हैं, और आप क्या क्या आशाएं करते हैं? देखिए, इंडिविजुअल एथलेटिक्स तो एक, सबसे पहले बता दें कि एथलेटिक्स एक ऐसा इवेंट है जिसमें पेरिस ओलंपिक में 200 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है। बहुत सारे इवेंट हैं जिसमें कि हम वर्ल्ड के टॉप 100 में भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी 29 एथलीट्स क्वालिफाई किया है। नीरज भी बहुत आसान नहीं है इस बार मेडल, आप ये समझ लीजिए। पाकिस्तान का नदीम फॉर्म में है, बेटर फॉर्म में है। आपको पता होगा कि नीरज ने पेरिस के डायमंड लीग को फॉरगो कर दिया था कि हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा उसका
निगल इशू आ रहा था। बट फिर भी होपफुली, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग लड़का है नीरज तो मेडल जीतेगा ही। एक मेडल हम होप कर सकते हैं अविनाश साबले से 3000 मीटर स्टीपल चेज में। फाइनल तो डेफिनेटली ही खेलेगा, बट उससे हम मेडल होप कर सकते हैं। और 4x400 रिले, अगर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो अभी पिछले साल हुआ हंगरी में, बुडापेस्ट में, वो परफॉर्मेंस रिपीट कर दे इंडियन टीम, तो उसमें भी मेडल में आ सकते हैं। क्योंकि 2:59.05 किया था वहाँ, यूएस को हम लोग हराए थे। अगर 2:59 से नीचे परफॉर्म कर देगा तो हम लोग मेडल जीत सकते हैं। हमारा एक मेडल, अगर एक लड़का जसविन है, अगर लॉन्ग जंप में जो नेशनल चैम्पियनशिप में 842 किया है, 842 करेगा तो उसमें मेडल आ जाएगा, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल 825 पे है। तो ये तो आप थोड़ा सा एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है, आपकी फिटनेस पे डिपेंड करता है। अगले एथलीट हैं, उनका क्या स्टेप है, वो कितना आगे कर जाते हैं। बट होपफुली 3 टीम तो हमारी फाइनल खेलेगी ही। नीरज भी अच्छा है, जेना भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि एक टाइम था जो एक इवेंट में जेना ने नीरज को 1-2 थ्रो में आउट क्लास कर दिया था। तो ये भी हमारा चांसेस है। 1 मेडल तो है ही, 1 से ज़्यादा भी मेडल हम एथलेटिक्स में जीत सकते हैं। बट फिर भी हम ये बात बोलेंगे, अगर हॉकी की टीम है तो सिर्फ 12 टीम खेलती है, फुटबॉल है तो 12 टीम खेलती है, बॉक्सिंग है तो 12 बॉक्सर खेलते हैं। एथलेटिक्स ऐसा खेल है कि जिसमें 200 टीमें खेलती हैं, और वो स्ट्रॉन्ग बिल्ट जो यूरोपियन का है, साउथ अफ्रीकन का है, यूएसए का है, उसमें अभी हमारा बहुत ही अभाव है। क्योंकि वो फूड सप्लीमेंट, वो ट्रेनिंग, ये अभी नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए हमारा परफॉर्मेंस एथलेटिक्स में खराब हो रहा है। टीम ने तो बाहर अभ्यास किया, एथलेटिक्स टीम ने बाहर अभ्यास किया और काफ़ी समय से अभ्यास कर रहे हैं, सुविधाएं भी मिली हैं। तैयारी कैसी है एथलेटिक्स टीम की? देखिए, एथलेटिक्स टीम, मैंने आपको कहा कि हम एक तो नीरज का मेडल कंफर्म मान रहे हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जो भी हो। दूसरा है अविनाश साबले, वो मेडल में आ सकता है, क्योंकि वो 809 किया है और 8035 में ब्रॉन्ज मेडल है। 8 मिनट 9 सेकंड किया है, 8 मिनट 35 में पिछले ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये सब बहुत टेक्निकल इवेंट है। अगर वो बंच में बीच में फंस गया तो डेफिनेटली मेडल मिलेगा। तैयारी चल रही है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप 1 साल 1.5 साल ही तैयारी करके ओलंपिक पदक नहीं जीत सकते हैं। आपके पास कम पैसे हैं, दूसरे कंट्री के पास बहुत पैसा है। तो उनका जो प्लानिंग होता है, जैसे 2024 ओलंपिक के लिए उनका एक अलग पैनल है जो आप बना के रखे हैं। 2028 के लिए भी उनका बैकअप पैनल है। हमारे पास अगर नीरज चोपड़ा है, उसके मेडल जीतने के बाद 20 लड़के ऐसे हैं जो 80+ जेवलिन कर रहे हैं। एक टाइम था जब पीटी उषा करती थी, तो पीटी उषा बहुत अच्छा कर रही थी, ओलंपिक में आई थी, 4th प्लेस कर गई। एक टाइम था जब हम रेस वॉक में, चांद राम का नाम आप लोग सुने होंगे, 1 घंटा 32 मिनट में गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में जीता, पद्मश्री मिला। आज हमारा 1 घंटा 22 मिनट में लड़कियां कर रही हैं, लेकिन मेडल में नहीं आ रही हैं। तो ये भी है कि परफॉर्मेंस भी बहुत इनहेंस हुआ है अदर कॉम्पिटिटर्स का। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा, और उससे हम पिछले किसी भी चीज़ से आज के टीम को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमारा इवेंट स्पेसिफिक इवेंट है, सरकार ने मदद दिए हैं, लेकिन वही है कि साल 1.5 साल 2 साल आप अगर उसको मदद कर रहे हैं तो उससे श्योर शॉट मेडल नहीं है। जैसे शूटिंग की बात की विनय जी ने अभी, मोस्ट अनसर्टेन गेम है। टैलेंट आपके पास है, लेकिन इतना अनसर्टेन है कि 1 पॉइंट से आप बाहर हो जाइएगा। तो हम सिर्फ मेडल को देखते हैं कि हमें मेडल नहीं मिला है। अगर आप कंपेयर करें तो आप देखिए कि कितने लोग फाइनल में खेले हैं, कितने लोग टॉप 8 में आए हैं। वो भी अगर आप देखेंगे तो उस पर भी कैलकुलेशन करने से लगेगा कि हमारी टीम अच्छा कर रही है। एक और खेल तीरंदाजी, जो झारखंड से भी बिलोंग करता है। झारखंड में भी अगर आप देखेंगे तो इसके झारखंड तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी अर्जुन मुंडा है। और दीपिका का ये 4था ओलंपिक है। बहुत बड़ी बात है कि दीपिका 4थी बार खेल रहा है, क्वार्टर फाइनल में टीम चली गई।
तो तीरंदाजी में भी एक संभावना बनती है। और जैसा इन्होंने कहा कि शूटिंग में तो अनसर्टेन, उसी तरह से तीरंदाजी है। अगर उस दिन आप कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, हवा वगैरह चलती है, उसमें आप कितने को एकाग्रचित कर पाते हैं। अगर आप एकाग्रचित कर गए तब तो आप मेडल जीत सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो दीपिका के लिए ये अंतिम अवसर है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो एज हो रहा है और उनके लिए फिर तो इस बार उनके लिए एक तरह से करो या मरो का सवाल है। और झारखंड के लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं दीपिका से तीरंदाजी में पदक जीतने का। शूटिंग में आप क्या कहेंगे? आप शूटिंग से हैं, झारखंड शूटिंग एसोसिएशन में आप हैं। शूटिंग में जैसे आपने कहा कि सबसे ज़्यादा पदकों की उम्मीद आपको इस बार शूटिंग से लग रही है, शूटिंग का क्या संभावना है? नहीं, काफ़ी संभावना है। अगर शूटिंग में अच्छे किए, जैसे सिंपत कौर है 50 मीटर 3 पोजीशन में, संदीप सिंह है 10 मीटर राइफल में, प्रताप सिंह तोमर है पुरुषों की 50 मीटर है, कई ऐसे मनु भाकर हैं, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो पदक जीत सकते हैं। और कई वर्ल्ड क्लास के हैं, वर्ल्ड लेवल पर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक ज़माना था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप पे करनी सिंह को, अगर 70-80 के पहले की बात करेंगे, 1980 से पहले, तो एक करनी सिंह मात्र कांस्य पदक जीते थे ट्रैप शूटिंग में। लेकिन इधर के वर्षों में अगर आप देखेंगे तो हमारे जो शूटर हैं काफ़ी वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड कई लोगों के पास है। तो अगर उस दिन बेहतर परफॉर्मेंस कर, हालांकि मुख्य रूप से पेरिस में उसका आयोजन नहीं है, पेरिस से 250 किलोमीटर दूर है जहां वो शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित होगी, और उसमें संभावना इस बार बहुत है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि जो 16 का और 20 का खाली रहा था शूटिंग से पदक, इस बार निश्चित रूप से शूटर भारत के लिए पदक जीतेंगे। और भारत की सबसे ज़्यादा संभावना अगर कह सकते हैं तो इस बार शूटिंग में। ये अच्छी बात आपने बताई, और मधुकांत जी आपने भी बताई, और आपने भी बताया कि दिन का बात होता है, दिन की बात होती है कि उस दिन जो क्लिक कर गया, सब कुछ अच्छा रहा तो पदक आ जाता है। उसके अलावा परफॉर्मेंस उससे पहले भले ही अच्छा हो, लेकिन उस दिन अगर नहीं किया तो किसी काम का नहीं रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन सब बाधाओं से भारतीय टीम ने जो अभ्यास किया होगा, जो तैयारी की होगी, इस बार सामने ना आए। पिछला ओलंपिक में जो हम 7 पदक लेकर के आए, जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं 10 और उससे ज़्यादा वो पदक भारतीय खिलाड़ी लेकर के आए। आप लोग दोनों दूरदर्शन के स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी तरीके से हमें बताया ओलंपिक के बारे में, भारतीय टीम के प्रदर्शन के बारे में, और क्या आवश्यकता है उसके बारे में आप बताया। आप दोनों का आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद।